एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते। अरे ऊपर का फोर्स नीचे के इक्विलिब्रियम में है ना, तो फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है ना, रुका हुआ है। तो अगर फोर्स अनबैलेंस्ड होंगे तब तो चल पड़ेगा, कोई चीज़ एक्सेलरेट हो जाएगी कोई चीज़। AR एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट, तो हो ही नहीं सकते ये। तो ये आपस में पेयर नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं पेयर होगा। मतलब कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता, एक्शन रिएक्शन में ही ये पाए जाते हैं फोर्सेस। तो अगर ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं है, ऐसा थोड़े कि इसका एक्शन रिएक्शन पेयर तो होगा कहीं ना कहीं एन का, और इसका भी होगा। लिख लिया सबने? अब देखो इधर देखो बच्चे, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो। इसको नीचे किसने खींचा था? अर्थ ने। किसने खींचा था? अर्थ। ये फोर्स क्या था? क्या था फोर्स? कितना था ये? फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ। अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन कहाँ है? इस सेंटेंस को उल्टा करो, फोर्स ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक। इधर क्या कर रहे हो? देखो ये अर्थ है कि नहीं? अरे अर्थ है ना ये, तो इस ब्लॉक को अर्थ खींच रही है, तो ये ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा है उतना ही फोर्स से। यहाँ पे तो दो चीजें ना। हाँ, यहाँ एक्शन रिएक्शन हो गया। क्या पढ़ोगे इसको? हाँ, फोर्स ऑन दी अर्थ, उल्टा कर दो इसको, बस तुम्हें इसका पेयर मिल जाएगा। जो सेंटेंस है ना ऑन दी ब्लॉक, इसको उल्टा कर दो, बस तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है इसका रिएक्शन। फोर्स, हाँ क्योंकि तुम फोर्स ऑन दी अर्थ बाय दी ब्लॉक। हाँ, अब क्या नहीं समझे, ये पूछना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस इंग्लिश की दिक्कत है क्या है? तो क्या चीज़ जैसे नहीं, अर्थ को कोई खींच रहा। अर्थ, ये तो न्यूटन ने कहा था कि दो अगर मास हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। तो ये इस ब्लॉक में मास है, अर्थ में भी मास है, तो आपस में अट्रैक्शन होगा ना। तो अर्थ ने ब्लॉक को अट्रैक्ट किया तो ब्लॉक ने अर्थ को अट्रैक्ट कर लिया, उतने ही फोर्स है, उतने ही फोर्स है। देखो इधर ये मार्कर नीचे खींच रहा है कि नहीं? कौन खींच रहा है? तो जितने फोर्स से अर्थ इसको खींच रहे हैं, उतने ही फोर्स से ये अर्थ को भी खींच रहा है। लेकिन उतने फोर्स से अर्थ का कुछ नहीं होना है। जैसे मान लो तुमने ये सोचा कि हाथी जा रहे हैं तो उसका पूंछ खींच लूं मैं, तो हो सकता खींच जाओ, गए थे खींचने ना, लेकिन क्या हो गए? तो उस उतने फोर्स से उसका कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बहुत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये मार्कर फोर्स उतना नहीं लगा रहा, उतना ही लगा रहा, लेकिन उतने न्यूटन का उसके लिए कोई वो एक्सेलरेट नहीं होगा, क्योंकि भाई फोर्स सेम है ना, एक्सेलरेशन अलग अलग हो। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? देखो इधर बच्चे रुक जाओ। अगर ये फोर्स है तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? तो इसका एक्सेलरेशन अगर ये नीचे की सरफेस में हटा लूँ तो ये एक्सेलरेट होना शुरू, फ्री फॉल हो जाएगा ना, कितने से? और अगर बाकी सारे फोर्सेस ना हो अर्थ पर, अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा? उसके मास से डिवाइड करोगे ना, मास ऑफ अर्थ। अब ये एक इनफाइनाइट क्वांटिटी नीचे लिखी है, दैट मेक्स दिस होल टर्म जीरो। तो एक्सेलरेशन अब मतलब डिफरेंट होंगे, लेकिन फोर्स आपस में जो है वो सेम है। अरे बहुत ज़्यादा है ना, 10⁻24 नीचे लिखा है, डिवाइड करते करते थक जाओगे। हाँ, उसको इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज। बात समझे कि नहीं? ये समझ गए? अब यहाँ पर ऊपर एक फोर्स लग रहा था कि नहीं? तो अब ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है कि नहीं? ये और ये,
अरे ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं भाई, डिफरेंट बॉडीज पर है कि नहीं, डिफरेंट अपोजिट है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, अच्छा बस हो गया। लेकिन ये तो बस कहने की बात है ना, थोड़ा सा तो एक्सेलरेशन होगा ही ना। हाँ, बहुत छोटी क्वांटिटी। हाँ थोड़ा सा होगा, थोड़ा, हाँ। टेंडिंग टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है, टेंड्स टू जीरो। अब देखो एक और फोर्स लग रहा था इस पर, धृति, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, कौन लगा रहा था, क्या लिखूं, क्या लिखूं, फोर्स, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस बाय द टेबल। अरे बोलो भाई, इसका कहाँ लगेगा, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ होगा, इसका पेयर कहाँ होगा, उल्टा। हाँ, ये टेबल को भी तो प्रेस कर रहा है। अरे कोई ब्लॉक रखा है तो टेबल को प्रेस कर रहा है कि नहीं, तो टेबल पर भी तो एक फोर्स होगा यहाँ, वो एन होगा उतना ही। इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन द टेबल, बताओ, बाय द ब्लॉक। ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पर हुए कि नहीं, ये फ्लोर पे हुआ, ये ब्लॉक पर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक ये फोर्स और ये फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। लिख लो ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं। तो है तो कहने की बहुत छोटी बात, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, लेकिन समझने की बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। वो बुक्स में ही लिखा है कई जगह कि इसका फोर्स लिखा हुआ है तो एक्शन बता दिया इसको है, वो एक्शन रिएक्शन है। एक्शन के आगे इफ लिखा हो तो ठीक है, एक्शन रिएक्शन कोई भी कर सकते हो। तुमने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, वेरी गुड, राइटिंग तुम्हारी अच्छी है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे से बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है, चलो गुड क्वेश्चन। टेस्ट कब था, अच्छा क्वेश्चन है, $1 बिलियन क्वेश्चन। हर फ्राइडे को टेस्ट होता है। नमाज पढ़ना हो बस, उसके बाद टेस्ट देना है। हर फ्राइडे को रखा है मैंने। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया टॉपिक। ये अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी अगले, जैसे ये अगर कोई ना पढ़े तो उसको मना कर दो 3 महीने बाद आए। फिर जैसे हमारा एलएम कोई छोड़ दे तो 3-4 चैप्टर और भी नहीं समझ में आएगा, तो बता देना है उसको, अगर उसके वेल विशर हो तो कह दो अभी कोई फ़ायदा नहीं है, 3 महीने बाद जब थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगा तो उसमें उतना पूरा मैकेनिक्स अब यही रहा है, एनएलएम ही चलेगा। यही नहीं आएगा तो 3 महीने बाद आए कोई, मतलब वो आ रहा है तो सिर्फ आ रहा है और जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात क्या थी, ये दूसरी बात ये हो गई कि नहीं, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिलोंग टू द सेम फंडामेंटल फोर्स। कौन सा मेंटल, आस्तिक आ रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों, छुट्टी नहीं है, आप कोई छुट्टी नहीं होगी, नहीं बता दो,
नहीं 15 को सुबह पढ़ा लेंगे या देख लेंगे। 15 को तो करना पड़ेगा, 15 तो करना पड़ेगा, लेकिन 16 15 वाली 17 को कर लेंगे और 16 को भी होगी क्लास। 16 को तो होगी ही ना, 16 को सैटरडे है तो हाँ 17 भी होगी, 15 नहीं होगी। बाकी 16 जो है 16 को मॉर्निंग में कर लेंगे। अरे तो उसके बाद भाई हम दिन भर क्यों कहाँ क्लास में की? नहीं तो आना पड़ेगा। नहीं 16 को सुबह रखेंगे। जन्माष्टमी तो छुट्टी होगी ना स्कूल में, तो सुबह पढ़ लेंगे मान लो, क्योंकि उसमें राधा वाधा कृष्ण बनना है किसी को, तो शाम को तो बनेगा कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुबह पढ़ लो, ये जिसको बनना हो सुबह। सुबह के 8 हाँ थोड़ा हो गया 8 से 11 रख लीजिए, उसके बाद मेरे को दिक्कत नहीं। देखो तुम लोग कुछ भी कह लो, जो रखना मुझे आपस में कुछ भी बात करो हमें। अरे सुबह रख लीजिए। हाँ सुबह ही रहेगा, सुबह ही रहेगा। देखो ये हाँ थर्ड पॉइंट देखो, दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस हैं। किसी को थप्पड़ मारना एक फोर्स है, किसी को धकेल देना फोर्स है, रस्सी से खींच लेना फोर्स है, कोड़े से मार देना, कैसा फोर्सेस ही तो हैं, नहीं समझे। किसी को मतलब टक्कर लग जाए, कोई ग्रेविटी का फोर्स है, बहुत सारे फोर्सेस हैं। लेकिन ये सब मैग्नेट का फोर्स, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, बहुत सारे फोर्सेस हैं। लेकिन इन सारे फोर्सेस को कुछ फंडामेंटल फोर्सेस में बांटा गया है। तो नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल? दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटली। देखो इधर, फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में नहीं है दोनों, सिलेबस में नहीं है क्यों? क्योंकि बहुत एडवांस्ड इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ये एडवांस न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर की स्पेलिंग क्या होती है मौलिक? क्या भाई न्यूक्लियर। और इसमें यू आगे कर दो, एन पीछे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? क्या सर? यू आगे ले जाओ और एन अनक्लियर। न्यूक्लियर इज ऑलवेज अनक्लियर। तो इतना अनक्लियर है कि उसको आगे तुम्हें परेशान करना है। अभी में आता है ये? क्या नहीं है ही नहीं, 12 तक नहीं है। 12 तक के किसी एग्जाम में ये 2 फोर्सेस नहीं आएंगे। ये मैकेनिक्स ये आगे पढ़ना होगा, जब कोई मास्टर्स करेगा ये इन सब में तब यूज़ होता है। तो इससे 2 तो बच गए। अब बचे कितने हैं? 2 फोर्सेस। ये तो पहचान लेंगे जहाँ Gm1m2/r² वाला। अरे ये तो फोर्स पहचान में आता है ना। क्या एक अगर मास हो, कोई m1 मास, दूसरा m2 मास, 9th क्लास में पढ़ा था, r डिस्टेंस पे हो, तो ये m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा और m2 ऐसे खींचेगा कि नहीं? तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये न्यूटन ने कहा था कितना होता है? ये दोनों फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1m2/r²। याद है कुछ? फिर एक कांस्टेंट आया था G, कैपिटल G, m1m2/r²। ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है ये? ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं यूनिवर्स में, जिसके पास मास हो वो दूसरे मास को खींच रहा है। बताओ। सर ऐसा इक्वेशन एक और है, एग्जैक्ट यही इक्वेशन, लेकिन उसमें वो यूनिट्स अलग हैं। हाँ सर कुछ ऐसा ही दूसरा भी है। K Q1 Q2/r²। हाँ कुछ ऐसा ही है। कोलम्बिक फोर्स है, कोलम्ब्स।
तो ये तो पहचान जाओगे तुम। अब बताओ थप्पड़ मारने का फोर्स किस कैटेगरी में आएगा चारों में से? ये तो सिलेबस में ही नहीं है, इन्हीं दोनों में आएगा। ग्रेविटेशन थोड़े है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कैसे आएगा? हाँ, जब तुमने थप्पड़ किसी को मारा तो तुम्हारे हाथ के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स उसके गाल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मुक्का मारना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल डिरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसके अलावा तुम्हारे जितने फोर्सेस हैं, ये जितने फोर्सेस हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो और चाहे नॉन कॉन्टैक्ट, सारे फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे नॉर्मल रिएक्शन, जब दो बॉडी का कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेट मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज चार्ज, तो ग्रेविटेशनल नहीं आएगा, वो तो अलग हो, खत्म। नॉन कांटेक्ट में नहीं आएगा। नहीं, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट भी है, उसमें भी नॉन कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अच्छा, रिपल वाली फोर्स नॉन कांटेक्ट में नहीं, जैसे हमारा प्रोटॉन है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर जो कांटेक्ट में नहीं है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो ग्रेविटेशनल वो भी नॉन कांटेक्ट है, लेकिन वो दूसरे टाइप का नॉन कांटेक्ट है। मैग्नेट मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, प्लस माइनस वाले। नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है। एक मैग्नेट दूर रखा है, दूसरे मैग्नेट को खींच सकता है, रिपेल कर सकता है। तो अधिकतर फोर्सेज जो हमें पढ़ने हैं वो किस कैटेगरी में है? कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, ये फोर्स जो लग रहा था वो कौन सा फोर्स है फंडामेंटली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और mg क्या है? ये कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते, ये डिफरेंट फैमिली के हैं। नहीं समझे बात? और होते भी नहीं है, मतलब इसके एक्शन रिएक्शन पेयर ना होने के बहुत सारे रीजंस हैं, तब भी हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये देखो, इधर देखो, इधर उसका हाथ गर्म है तो इसलिए। इधर देखो, इधर सर कॉल कर लो। टेंशन इन थ्रेड, रस्सी का जो फोर्स है ना, किसी को बांध कर खींचो तो वो रस्सी का टेंशन फोर्स कहा जाता है। रस्सी के मॉलिक्यूल्स टेंशन में है। स्मॉल एफ तो नहीं है ना, स्मॉल एफ। स्प्रिंग फोर्स, नहीं नहीं वो वाला। हाँ स्मॉल एफ, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। पापा, पुली के अलावा अगर जहाँ भी टेंशन है तो एक फोर्स हो ही नहीं सकता। क्यों? पुली से तो टेंशन पुली के द्वारा तो डिस्प्लेस कर देती है, लेकिन अगर पुली के अलावा जितने भी टेंशन के फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं वो तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता किसी ऑब्जेक्ट को, तभी फोर्स की कैटेगरी में कैसे आ जाता है? हाँ, तो इसका मतलब बैलेंस्ड है ना, डिस्प्लेस कर सकता है। किसी बॉक्स को रस्सी से बांध लो और खींचो, डिस्प्लेस नहीं होगा, जैसे कर सकता है डिस्प्लेस। अगर बैलेंस्ड होगी फोर्सेस तो कोई भी फोर्स नहीं कर पाएगा। इधर देखो बच्चे, बात समझे कि नहीं? और 2 पॉइंट और बच्चे हैं इसमें, कितने पॉइंट्स हो गए? तीन हो गए। तीन वो हुए important। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस act along a same line
एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन के अलोंग होते हैं। वो ऐसा को भी ऐसे होगी। अगर दो फोर्सेस, एक दिखाया जाए ऐसे और एक दिखाया जाए ऐसे, मान लो दो फोर्सेस ऐसे दिखाया जाए, कहा जाए इसमें से ये F1 है ये F2 है, क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी हो सकते हैं? क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग नहीं है। नेवर एक्शन रिएक्शन पेयर, कैन नेवर फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट, समझ गए कि नहीं? एक्ट अलोंग द सेम लाइन, बात समझ गए? इधर देखो बच्चे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसा ए, एक ऑब्जेक्ट बी है, ए बी ए को खींच रहा है, इसको मैंने कहा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और बी ए को खींच रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये एक्शन रिएक्शन हो गए कि नहीं? इक्वल फोर्स है दोनों और डिफरेंट बॉडी पर एक्शन रिएक्शन होंगे। बताओ इसमें कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है, कौन सा इंटरनल है? एफ ए बी इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एफ ए बी, ये कैसे बता पाएंगे? हाँ बहुत बढ़िया, सही है ना सर? सही सही बात है, बिल्कुल सही। अगर मैं एक बाउंड्री बना दूं, इसको जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सिस्टम, क्या है ये? सर फिर बी हो जाएगा। हाँ, तब बी का फोर्स जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस बाउंड्री के बाहर है कि अंदर है? बाहर। बाहर। बी बी वाला बाहर। बी जो फोर्स लगा रहा है वो बाहर है कि? बाहर। तब एफ ए बी एक्सटर्नल हुआ। क्या हुआ? एक्सटर्नल। तो अगर मैं इसकी इस बाउंड्री का नाम लिख देता हूँ ए, तो इफ ए इज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम, इफ ए इज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम, अगर ए जो बाउंड्री मैंने बनाई इसको मैं सिस्टम मान लो, कंसिडर्ड एज ए सिस्टम, देन एफ ऑन ए ड्यू टू बी is what? Is external force, is external force। अब अगर यहां पर एक बाउंड्री बना दूं बच्चे, ये आदित्य, ये ग्रीन एक बाउंड्री है, तो जो बी को खींच रहा है वो इस बाउंड्री के अंदर है कि बाहर है? बी को कौन खींच रहा है? ए बाहर है ना। तो अगर ये बाउंड्री है ग्रीन वाली, तो एफ बी ए एक्सटर्नल है कि इंटरनल? एक्सटर्नल। हाँ एफ बी। यस सर। If B- हाँ। तो अंदर मतलब एफ पहले वाले में एफ ए बी तो अंदर से फोर्स लगा रहा है ना? नहीं, जो फोर्स लगा रहा है वो एजेंट इस बाउंड्री के अंदर है कि बाहर है? अंदर तो बाहर है, बाहर है वो तो। तो बाहर है ना। बी को कौन खींच रहा है? एक तो ए ग्रीन बाउंड्री के अंदर है कि बाहर है? तो एक्सटर्नल हुआ ना। तुम कार को धक्का दे रहे थे कार के अंदर बैठकर, तो तुम्हारा फोर्स कार के लिए इंटरनल था, अब उतर गए तुम, अब कार को धकेल रहे हो, तो तुम्हारा फोर्स क्या हो गया? एक्सटर्नल। कार के लिए, कार के अंदर ही तो क्या है? इंटरनल। इंटरनल। तो इफ बी इज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम, then F on B due to A is external। क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स। अरे समझ गए कि नहीं? बताओ, समझ गए बात कि जान गए? अच्छा, अगर ये वाली बाउंड्री है एक, तब दोनों फोर्सेस क्या हो गए? तो इंटरनल हो गई। हाँ, तो अगर ये सी मैं कह दूँ, इस बाउंड्री का नाम मैं क्या कह दूँ? सी।
तो इफ C is a boundary, if C is a system, then AB and both both are external. both FAB and FBA both are internal. क्या फोर्स होगा दोनों? इंटरनल। तो कोई भी फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा है। किसी एक सिस्टम के लिए कोई फोर्स इंटरनल हो सकता है, दूसरे के लिए एक्सटर्नल हो सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जैसे ये समझ जो है अगर नहीं होगा तो तुम क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। लाइफ में भी काम आता है ये। हाँ और क्या। सपोज यू हैव टू एक्सेलरेट दी कार, कार स्लो चल रही है, अंदर बैठे हो और तुम सोचो लाओ मैं धक्का दे दूँ पीछे से, पीछे सीट पे बैठे हो, तो ड्राइवर किसी को धक्का दो तो कार की स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी? क्योंकि इंटरनल फोर्स है। क्या है वो? कार की स्पीड को बढ़ाना है तो कार से उतर कर दो, धकेलो, बाहर जाओ, एक्सटर्नल, उस कार से बाहर जाओ, धकेलो, हो सकता है बढ़ जाए स्पीड। या अपने बेल्ट को पकड़ के अपने आप को उठाना, बेल्ट ऐसे पकड़ो और ट्राई करो कि मैं उठा लूँ अपने आप को, खूब जोर लगाओ, ऐसे उठा सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा फोर्स इंटरनल है। और न्यूटन ने मना किया था कि इंटरनल फोर्सेस किसी स्टेट को चेंज, तो जो जिस स्टेट में तुम हो उसी स्टेट में रहोगे क्योंकि तुम्हारा फोर्स क्या है? इंटरनल है। कोई दूसरा है उठा देगा तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या रहा है? एक्सटर्नल। तुम खुद ही को खींच रहे हो। अर्थ कैन नॉट अट्रैक्ट इटसेल्फ। अर्थ ने अर्थ को ही खींच लिया, ये तो फर्जी काम है ना। जैसे इंटरनल फोर्स है, अर्थ के लिए अर्थ का फोर्स क्या है? उसका अपना फोर्स है, इंटरनल है। तो इसकी समझ बहुत ज़रूरी है। इतने पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये लॉज ऑफ मोशन का फंडामेंटल लेक्चर है जिसमें तुम्हें तीनों लॉज, वैसे तो लॉज ख़त्म हो गए अब। अगर चैप्टर का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है कि नहीं? तो लॉज तो हो ही गए ख़त्म। अब एप्लीकेशन इसका बहुत वाइड है, इसका एप्लीकेशन बहुत दिन तक चलेगा। न्यूटन्स लॉ को समझना, लॉज हमेशा बहुत सिंपल होते हैं लेकिन उसकी समझ बहुत वाइड होता है, बहुत मतलब वाइड और डिफ़िकल्ट है समझने में। बात इतनी सी है, इसी को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज। लेकिन मुश्किल काम है। तो क्या करें फिर आगे? हम एलोबरेट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? बाकी लोग बैठेंगे, बैठना है ना? जिसको एक्स्ट्रा बैठना हो बैठे। कौन सा पेपर है? तो क्या दिक्कत है? क्या है दिक्कत? ये तुम्हारी यार अजीब बात रहती है हर दिन।